ट्रेडिंग इन द जोन। अध्याय 2। ट्रेडिंग का अट्रैक्शन और खतरे। हिंदी ऑडियोबुक.com। जनवरी 1994 में मुझे शिकागो में फ्यूचर्स मैगजीन द्वारा प्रायोजित एक ट्रेडिंग कॉन्फ्रेंस में बोलने के लिए कहा गया। एक लंच के दौरान मैं ट्रेडिंग के बारे में बुक्स के एक प्रमुख पब्लिशर के एडिटर के बगल में बैठा था। हम इस बारे में एक लाइव इंटरेक्ट कर रहे थे कि इतने कम लोग ट्रेडिंग में सफल क्यों होते हैं, यहाँ तक कि वे लोग भी जो अन्यथा बहुत सफल होते हैं। एक पॉइंट पर एडिटर ने मुझसे पूछा कि क्या इस घटना के लिए एक संभावित स्पष्टीकरण यह हो सकता है कि लोग गलत कारणों से ट्रेडिंग में आ रहे हैं, यानी किसी अट्रैक्शन की वजह से। मुझे इस बारे में सोचने के लिए एक पल रुकना पड़ा। मैं सहमत हूं कि लोगों को ट्रेडिंग के लिए प्रेरित करने वाले कई सामान्य कारण हैं, जैसे एक्शन, उत्साह, हीरो बनने की इच्छा, जीतने से खुद पर फोकस करना या हारने से होने वाली आत्मदया। ऐसी समस्याएं पैदा करते हैं जो अंततः एक ट्रेडर के प्रदर्शन और समग्र सफलता को कम कर देती है। लेकिन ट्रेडिंग के लिए वास्तविक इनहेरेंट अट्रैक्शन कहीं अधिक फंडामेंटल और यूनिवर्सल है। ट्रेडिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो व्यक्ति को क्रिएटिव एक्सप्रेशन की अनलिमिटेड फ्रीडम प्रदान करती है। एक्सप्रेशन की एक ऐसी फ्रीडम जिसे हम में से अधिकांश लोगों ने अपने जीवन के अधिकांश समय से नकार दिया है। बेशक, एडिटर ने मुझसे पूछा कि मेरा इससे क्या मतलब है। मैंने समझाया कि ट्रेडिंग के माहौल में हम लगभग सभी रूल बनाते हैं। इसका मतलब है कि हम खुद को कैसे व्यक्त कर सकते हैं, इस पर बहुत कम प्रतिबंध या बाउंड्रीज है। बेशक कुछ औपचारिकताएं हैं, जैसे कि फ्लोर ट्रेडर बनने के लिए एक्सचेंज का सदस्य बनना, या अगर आप ऑफ द फ्लोर ट्रेडर हैं तो ब्रोकरेज अकाउंट ओपन करने के लिए मिनिमम फाइनेंशियल आवश्यकताओं को पूरा करना। लेकिन अन्यथा एक बार जब आप ट्रेडिंग शुरू करने की पोजीशन में होते हैं तो आप इसे कैसे करते हैं, इसके लिए मौजूद पॉसिबिलिटीज लगभग अनलिमिटेड होती है। मैंने उन्हें कई साल पहले हुए एक सेमिनार का उदाहरण दिया। किसी ने कैलकुलेशन की थी कि अगर आप बॉन्ड्स फ्यूचर्स, बॉन्ड ऑप्शंस और कैश बॉन्ड मार्केट को मिला दें तो 8 बिलियन से ज्यादा संभावित स्प्रेड कॉम्बिनेशन होंगे। अब इसमें समय के हिसाब से विचार करें कि आप किस तरह से खराब मार्केट कंडीशन को समझते हैं, और ट्रेडिंग करने के विभिन्न तरीके लगभग अनलिमिटेड हो जाते हैं। एडिटर ने एक क्षण रुककर पूछा, लेकिन ऐसे अनरियलिस्टिक एनवायरनमेंट तक पहुंच होने के बावजूद लगातार असफलता क्यों होती है? मैंने उत्तर दिया, क्योंकि अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज और उन प्रोबेबिलिटीज का प्रॉफिट उठाने की अनलिमिटेड फ्रीडम व्यक्ति के सामने यूनिक और विशिष्ट साइकोलॉजिकल चैलेंज प्रस्तुत करती है। ऐसी चैलेंज जिनसे निपटने के लिए बहुत कम लोग ठीक से रेडी होते हैं, या जिनके बारे में उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, और लोग किसी चीज पर काबू पाने के लिए ठीक से काम नहीं कर सकते अगर उन्हें पता ही न हो कि यह एक प्रॉब्लम है। फ्रीडम बहुत बढ़िया है। हम सभी स्वाभाविक रूप से इसे चाहते हैं, इसके लिए प्रयास करते हैं, यहाँ तक कि इसके लिए तरसते भी हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे पास ऐसे माहौल में प्रभावी ढंग से काम करने के लिए उपयुक्त साइकोलॉजिकल रिसोर्सेज है, जहाँ बहुत कम बाउंड्रीज है और जहाँ खुद को बहुत ज़्यादा लॉस पहुँचाने की पॉसिबिलिटीज है। लगभग सभी को कुछ मेंटल एडजस्टमेंट करने की जरूरत होती है, चाहे उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड, बुद्धिमत्ता या अन्य प्रयासों में वे कितने भी सफल क्यों न हो। मैं जिस प्रकार के एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, उसका संबंध एक इंटरनल मेंटल स्ट्रक्चर के निर्माण से है, जो ट्रेडर को कुछ भी करने की फ्रीडम तथा उस फ्रीडम के प्रेजेंट रिजल्ट से होने वाली फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल क्षति की पॉसिबिलिटी के बीच अधिकतम बैलेंस प्रदान करता है। मेंटल स्ट्रक्चर बनाना काफी मुश्किल हो सकता है, खासकर तब जब आप जो सिखाना चाहते हैं वह आपके पहले से कॉन्फिडेंस के विपरीत हो। लेकिन हम में से जो ट्रेडर बनना चाहते हैं, उनके लिए उचित स्ट्रक्चर बनाने की कठिनाई हमेशा मेंटल प्रतिरोध के बैकलॉग से बढ़ जाती है, जो हमारे जीवन के शुरुआती चरणों में डेवलप होना शुरू हो जाता है।
हम सभी किसी न किसी तरह के सोशल एनवायरनमेंट में जन्म लेते हैं। एक सोशल एनवायरनमेंट, चाहे वह परिवार, शहर, राज्य या देश हो, स्ट्रक्चर के अस्तित्व को दर्शाता है। सोशल स्ट्रक्चर में रूल्स, रिस्ट्रिक्शंस, बाउंड्रीज और बिलीफ का एक ग्रुप होता है, जो बिहेवियर का एक कोड बन जाता है, जो उस सोशल स्ट्रक्चर के भीतर व्यक्तियों को खुद को व्यक्त करने या नए करने के तरीकों को अनलिमिटेड करता है। इसके अलावा सोशल स्ट्रक्चर की अधिकांश बाउंड्रीज हमारे जन्म से पहले ही स्थापित हो चुकी होती है। दूसरे शब्दों में, जब तक हम में से कोई भी यहाँ पहुँचता है, तब तक हमारी व्यक्तिगत इंप्रेशन को कंट्रोल करने वाली अधिकांश सोशल स्ट्रक्चर स्थापित हो चुकी होती है और अच्छी तरह से स्थापित हो चुकी होती है। यह देखना आसान है कि सोसाइटी के स्ट्रक्चर की आवश्यकता और व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की आवश्यकता में टकराव क्यों हो सकता है। हर व्यक्ति जो ट्रेडिंग की कला में महारत हासिल करना चाहता है, उसे ऐसे ही एक फंडामेंटल टकराव का सामना करना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि आप खुद से पूछें कि इस ग्रह पर पैदा होने वाले हर बच्चे में कौन सी एक विशेषता आम है, चाहे बच्चा किसी भी स्थान, संस्कृति या सोशल पोजीशन में पैदा हुआ हो। इसका उत्तर है जिज्ञासा। हर बच्चा जिज्ञासु होता है। हर बच्चा सीखने के लिए उत्सुक होता है। उन्हें छोटी सीखने वाली मशीनों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। जिज्ञासा की प्रकृति पर विचार करें। अपने सबसे बेसिक लेवल पर यह एक पावर है। अधिक विशेष रूप से यह एक इनर डायरेक्टेड पावर है, जिसका अर्थ है कि किसी बच्चे को कुछ सीखने के लिए प्रेरित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने आप पर छोड़ दिए जाने पर बच्चे स्वाभाविक रूप से अपने आसपास की चीजों का पता लगा लेंगे। इसके अलावा इस इनर डायरेक्टेड पावर का अपना एजेंडा भी लगता है। दूसरे शब्दों में, भले ही सभी बच्चे जिज्ञासु हों, लेकिन सभी बच्चे स्वाभाविक रूप से एक ही चीज के बारे में जिज्ञासु नहीं होते। हम में से प्रत्येक के अंदर कुछ ऐसा है जो हमारी अवेयरनेस को डायरेक्ट करता है। ऐसा लगता है कि शिशु भी जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। जब वयस्क शिशु द्वारा व्यक्त किए गए व्यक्तित्व के इस अनूठे प्रदर्शन को देखते हैं, तो वे आमतौर पर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे मान लेते हैं कि शिशुओं के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्हें यूनिक बनाता हो। शिशु अपने व्यक्तित्व को अपने एनवायरनमेंट में मौजूद चीजों से कैसे व्यक्त कर सकते हैं, जो उन्हें अट्रैक्ट या विमुख करती है। मैं इस इनर डायरेक्टेड गाइडेंस को नेचुरल अट्रैक्शन की पावर कहता हूँ। नेचुरल अट्रैक्शन बस वे चीजें हैं जिनके बारे में हम स्वाभाविक या भावुक रुचि महसूस करते हैं। हमारी एक बड़ी और विविधतापूर्ण दुनिया है, और यह हम में से प्रत्येक को सीखने और अनुभव करने के लिए बहुत कुछ प्रदान करती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम में से प्रत्येक को सीखने या अनुभव करने में स्वाभाविक या भावुक रुचि है। कुछ इंटरनल सिस्टम है जो हमें स्वाभाविक रूप से सिलेक्टिव बनाता है। अगर आप इस बारे में सोचें, तो मुझे यकीन है कि आप ऐसी कई चीज़ों की लिस्ट बना सकते हैं जिन्हें आप कर सकते हैं या जिनमें आपकी बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। मुझे पता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। आप उन चीज़ों की एक और लिस्ट भी बना सकते हैं जिनमें आपकी थोड़ी बहुत ही दिलचस्पी है। अंत में, आप उन सभी चीज़ों की लिस्ट बना सकते हैं जिनमें आपकी गहरी दिलचस्पी है। बेशक, जैसे-जैसे दिलचस्पी का लेवल बढ़ता है, लिस्ट छोटी होती जाती है। गहरी दिलचस्पी कहाँ से आती है? मेरा पर्सनल विचार है कि यह हमारे अस्तित्व के सबसे डीप लेवल से आती है, हमारी सच्ची पहचान के लेवल से। यह हमारे उस हिस्से से आती है जो हमारे सामाजिक पालन पोषण के परिणाम स्वरूप प्राप्त विशेषताओं और व्यक्तित्व लक्षणों से परे मौजूद है। हमारे अस्तित्व के सबसे गहरे लेवल पर संघर्ष की पॉसिबिलिटी मौजूद है। जिस सोशल स्ट्रक्चर में हम पैदा हुए हैं, वह इन इनर डायरेक्टेड जरूरतों और रुचियों के प्रति सेंसिटिव हो भी सकता है और नहीं भी। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि आप बेहद प्रतिस्पर्धी एथलीटों के परिवार में पैदा हुए हों, लेकिन शास्त्रीय संगीत या कला में गहरी रुचि महसूस करते हों। हो सकता है कि आपके पास स्वाभाविक रूप से एथलेटिक एबिलिटी हो, लेकिन एथलेटिक प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने में कोई वास्तविक रुचि न हो। क्या यहाँ संघर्ष की कोई पॉसिबिलिटी है?
एक सामान्य परिवार में अधिकांश सदस्य आप पर अपने भाइयों, बहनों या माता-पिता के पद चिन्हों पर चलने के लिए बहुत दबाव डालते हैं। वे आपको अपने तरीके सिखाने और अपनी एथलेटिक एबिलिटी का अधिकतम प्रॉफिट उठाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। वे आपको किसी अन्य रुचि को गंभीरता से आगे बढ़ाने से हतोत्साहित करते हैं। आप उनकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि आप बहिष्कृत नहीं होना चाहते, लेकिन साथ ही वे जो चाहते हैं वह करना आपको सही नहीं लगता। हालांकि आपने जो कुछ भी सीखा है और सिखाया है वह एथलीट बनने के पक्ष में तर्क देता है। प्रॉब्लम यह है कि यह ऐसा नहीं लगता कि आप कौन हैं। हमें जो सिखाया जाता है कि हमें क्या बनना चाहिए और हमारे अस्तित्व के सबसे डीप लेवल्स पर जो भूमिकाएं गूंजती है, उससे उत्पन्न होने वाले संघर्ष बिल्कुल भी असामान्य नहीं है। मैं कहूँगा कि बहुत से लोग, यदि अधिकांश नहीं, तो ऐसे परिवार और सांस्कृतिक एनवायरनमेंट पे बड़े होते हैं जो हमें खुद को व्यक्त करने के लिए बाध्य महसूस करने के अनूठे तरीकों के लिए बहुत कम, यदि कोई ऑब्जेक्टिव, गैर न्यायिक समर्थन देता है। समर्थन की यह कमी केवल प्रोत्साहन की अनुपस्थिति नहीं है, यह किसी विशेष तरीके से खुद को व्यक्त करने के लिए पूरी तरह से इनकार करने जितना गहरा हो सकता है। उदाहरण के लिए, आइए एक सामान्य पोजीशन देखें। एक बच्चा जो अपने जीवन में पहली बार कॉफी टेबल पर यह चीज देखता है जिसे हम फूलदान कहते हैं, वह जिज्ञासु है, जिसका अर्थ है कि कोई इंटरनल पावर है जो उसे इस वस्तु का अनुभव करने के लिए मजबूर कर रही है। एक तरह से ऐसा लगता है जैसे यह पावर उसके माइंड में एक वैक्यूम पैदा करती है जिसे उसकी रुचि की वस्तु से भरना होता है। इसलिए फूलदान पर वह ध्यान करता है और जानबूझकर लिविंग रूम के फ्लोर के विशाल विस्तार को पार करते हुए कॉफी टेबल तक पहुंचता है। जब वह वहां पहुंचता है तो वह अपने पैरों पर खड़े होने के लिए टेबल के किनारे तक पहुंचता है। अपना बैलेंस बनाए रखने के लिए एक हाथ मेज पर मजबूती से टिकाए हुए, उसका दूसरा हाथ उस चीज को छूने के लिए आगे बढ़ता है जिसका उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। ठीक उसी समय उसे कमरे के उस पार से एक चीख सुनाई देती है, नहीं, इसे मत छुओ। चौंक कर बच्चा अपने नितंबों पर गिर जाता है और रोने लगता है। जाहिर है, यह एक बहुत ही सामान्य घटना है और इसे टाला नहीं जा सकता। बच्चों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि वे खुद को कैसे चोट पहुंचा सकते हैं या फूलदान जैसी कोई चीज कितनी कीमती हो सकती है। वास्तव में यह सीखना कि क्या सुरक्षित है और क्या नहीं, और चीजों का मूल्य महत्वपूर्ण सबक है जो बच्चे को सीखना चाहिए। हालांकि यहाँ कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल डायनामिक्स काम कर रही हैं, जिनका जीवन में बाद में प्रभावी ढंग से ट्रेडिंग के लिए आवश्यक डिसिप्लिन और ध्यान बनाने की हमारी एबिलिटी पर सीधा प्रभाव पड़ता है। क्या होता है जब हमें अपने आप को उस तरह से एक्सप्रेस करने की अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती जैसा हम चाहते हैं, या हमें अपने आप को उस तरह से एक्सप्रेस करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता जो नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस के अनुरूप नहीं है। अनुभव से परेशानी पैदा होती है। परेशान होने का मतलब इम्बैलेंस है। लेकिन बैलेंस से बाहर क्या है? किसी चीज के इम्बैलेंस्ड होने के लिए पहले से ही कुछ ऐसा होना चाहिए जो बैलेंस हो या बराबर अनुपात में हो। वह कुछ हमारे इनर मेंटल एनवायरनमेंट और आउटर एनवायरनमेंट के बीच मौजूद कम्युनिकेशन की रिलेटिव डिग्री है, जहां हम अपने जीवन का अनुभव करते हैं। दूसरे शब्दों में, हमारी ज़रूरतें और इच्छाएं हमारे मेंटल एनवायरनमेंट में उत्पन्न होती है और वे आउटर एनवायरनमेंट पे पूरी होती है। यदि ये दोनों एनवायरनमेंट एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में है, तो हम इंटरनल बैलेंस की पोजीशन में हैं और हमें संतुष्टि या खुशी का एहसास होता है। यदि ये एनवायरनमेंट कम्युनिकेशन में नहीं है, तो हम असंतोष, क्रोध और हताशा का अनुभव करते हैं, या जिसे आमतौर पर इमोशनल दर्द कहा जाता है। अब हम जो चाहते हैं उसे न पाना या किसी खास तरीके से खुद को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम से वंचित होना हमें इमोशनल पेन का अनुभव क्यों कराता है? मेरा पर्सनल मत है कि ज़रूरतें और इच्छाएं मेंटल वैक्यूम पैदा करती है। जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं
उसमें वैक्यूम को बर्दाश्त न करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और जब भी कोई वैक्यूम होती है तो वह उसे भरने के लिए आगे बढ़ती है। बोतल से हवा बाहर खींच लें और आपके जीभ और होंठ बोतल के मुंह से चिपक जाएंगे, क्योंकि आपने इम्बैलेंस यानी वैक्यूम पैदा कर दिया है जिसे अब भरना होगा। आवश्यकता सभी आविष्कारों की जननी है। इस एक्सप्रेशन के पीछे क्या डायनामिक्स है? यह मान्यता कि आवश्यकता एक मेंटल वैक्यूम पैदा करती है। यदि आपका माइंड ग्रहणशील है तो ब्रह्मांड प्रेरक विचारों से भर देगा। विचार बदले में मूवमेंट और एक्सप्रेशन को प्रेरित कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उस आवश्यकता की पूर्ति होती है। इस संबंध में मुझे लगता है कि हमारा मेंटल एनवायरनमेंट बड़े ब्रह्मांड की तरह काम करता है। एक बार जब हम किसी जरूरत या इच्छा को पहचान लेते हैं तो हम आउटर एनवायरनमेंट में किसी अनुभव से शून्य को भरने के लिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमें इस जरूरत या इच्छा की वस्तु का पीछा करने की अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है तो सचमुच ऐसा लगता है कि हम पूरे नहीं हैं या कुछ कमी है, जो हमें इम्बैलेंस या इमोशनल दर्द की सिचुएशन में डाल देती है। एक बच्चे से खिलौना छीन लें जो उसके साथ खेलना बंद नहीं करता है, और यूनिवर्सल रिएक्शन इमोशनल दर्द होगा। जब हम 18 साल के होते हैं तब तक हम पृथ्वी पर लगभग 6570 दिन बिता चुके होते हैं। आमतौर पर एक सामान्य बच्चा दिन में कितनी बार इस तरह के कथन सुनता है? नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप इसे उस तरह से नहीं कर सकते, आपको इसे इस तरह से करना होगा। अभी नहीं, मुझे इस बारे में सोचने दो, मैं आपको बता दूंगा। यह नहीं हो सकता। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यह कर सकते हो? तुम्हें यह करना ही होगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये कुछ ऐसे अपेक्षाकृत अच्छे तरीके हैं जिनसे हम सभी को बड़े होने पर व्यक्तिगत इम्प्रेशन से वंचित किया जाता है। भले ही हम दिन में एक या दो बार ही ऐसी बातें सुनते हों, फिर भी वयस्क होने तक यह कई हजार इनकारों में बदल जाता है। मैं अनुभवों की इन भूमियों को सीखने के लिए डिनायल इम्पल्सेस कहता हूँ। इम्पल्सेस जो एक इंटरनल आवश्यकता पर आधारित होते हैं, जो हमारी पहचान के गहरे हिस्से से नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस से उत्पन्न होते हैं। इन सभी इम्पल्सेस का क्या होता है जिन्हें नकार दिया गया है और जिन्हें पूरा नहीं किया गया है? क्या वे बस चले जाते हैं? वे चले जा सकते हैं अगर उन्हें किसी तरह से सुलझाया जाए। अगर हम कुछ करते हैं या कोई और कुछ करता है तो हमारे मेंटल एनवायरनमेंट को वापस बैलेंस में लाया जा सकता है। हमारे मेंटल एनवायरनमेंट को वापस बैलेंस में लाने के लिए क्या किया जा सकता है? कई तकनीकें हैं। सबसे स्वाभाविक तरीका, खास तौर पर एक बच्चे के लिए, बस रोना है। रोना इन अस्वीकृत अधूरे इम्पल्सेस को समेटने का एक नेचुरल सिस्टम है। वैज्ञानिक शोधकर्ताओं ने पाया है कि आंसू नेगेटिव रूप से चार्ज एनर्जी से बने होते हैं। अगर इसे अपने नेचुरल तरीके से चलने दिया जाए तो रोने से हमारे माइंड में नेगेटिव रूप से चार्ज्ड एनर्जी बाहर निकल जाएगी और हम बैलेंस की पोजीशन में वापस आ जाएंगे, भले ही ओरिजिनल इम्पल्सेस कभी पूरा न हुआ हो। समस्या यह है कि अधिकांश समय घटनाओं को उनके स्वाभाविक तरीके से चलने नहीं दिया जाता है और अस्वीकृत इम्पल्सेस को कभी भी सुलझाया नहीं जाता है। ऐसे कई कारण हैं कि वयस्कों को यह पसंद नहीं है कि उनके बच्चे रोएं, और वे इस बिहेवियर को हतोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। ऐसे कई कारण हैं कि वयस्क बच्चों को यह समझाने की जहमत नहीं उठाते कि उन्हें ऐसा कुछ करने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है जो वे नहीं करना चाहते हैं। भले ही वयस्क कोशिश करें, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वे इम्बैलेंस को सुलझाने के लिए पर्याप्त प्रभावी होंगे। अगर इन इम्पल्सेस को सुलझाया नहीं जाता है तो क्या होगा? वे एकत्रित होते हैं और आमतौर पर किसी भी तरह के एडिक्टिव और कंपल्सिव बिहेवियर पैटर्न में खुद को प्रकट करते हैं। एक बहुत ही लूज रूल है, हम जो कुछ भी मानते हैं कि हम बचपन में वंचित थे, वह वयस्कता में आसानी से एडिक्शन बन सकता है। उदाहरण के लिए, बहुत से लोग अटेंशन के एडिक्ट होते हैं। मैं उन लोगों का जिक्र कर रहा हूँ जो खुद पर अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
इसका सबसे आम कारण यह है कि उन्हें लगता है कि या तो उन्हें युवा होने पर पर्याप्त ध्यान नहीं मिला, या जब यह उनके लिए महत्वपूर्ण था तब उन्हें नहीं मिला। किसी भी मामले में अभाव अनसुलझी इमोशनल एनर्जी बन जाता है, जो उन्हें उन तरीकों से बिहेव करने के लिए मजबूर करता है जो एडिक्शन को संतुष्ट करेंगे। इन असंगत अस्वीकृत इम्पल्सेस के बारे में हमें जो समझना महत्वपूर्ण है वह यह है कि वे हमारे ध्यान को फोकस्ड रहने और हमारे ट्रेडिंग के लिए एक डिसिप्लिन कंसिस्टेंट अप्रोच अपनाने की हमारी एबिलिटी को कैसे प्रभावित करते हैं। सुरक्षा उपाय। ट्रेडिंग के माहौल में प्रभावी ढंग से काम करने के लिए हमें अपने बिहेवियर को गाइड करने के लिए रूल्स और बाउंड्रीज की आवश्यकता होती है। ट्रेडिंग का यह एक सरल तथ्य है कि खुद को बहुत अधिक लॉस पहुंचाने की एबिलिटी मौजूद है। वह लॉस जो हमारे विचार से संभव होने के अनुपात से कहीं ज़्यादा हो सकता है। ऐसे कई प्रकार के ट्रेड हैं जिनमें लॉस का रिस्क अनलिमिटेड है। खुद को लॉस पहुंचाने की पॉसिबिलिटी को रोकने के लिए हमें विशेष मेंटल डिसिप्लिन और एक पर्सपेक्टिव के रूप में एक इंटरनल स्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता है जो हमारे बिहेवियर को गाइड करे, ताकि हम हमेशा अपने सर्वोत्तम हितों में कार्य करें। यह स्ट्रक्चर हम में से प्रत्येक के भीतर मौजूद होना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी के विपरीत मार्केट इसे प्रदान नहीं करता है। मार्केट बिहेवियर पैटर्न के रूप में स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं जो इंडिकेशन देते हैं कि कब खरीदने या बेचने की अपॉर्चुनिटी मौजूद है। लेकिन एक साधारण इंडिकेशन के साथ यहीं पर स्ट्रक्चर समाप्त हो जाता है। अन्यथा प्रत्येक व्यक्ति के पर्सपेक्टिव से आपके बिहेवियर को गाइड करने के लिए कोई औपचारिक रूल नहीं है। इसमें कोई शुरुआत, मध्य या अंत भी नहीं है, जैसा कि लगभग हर दूसरी एक्टिविटी में होता है जिसमें हम भाग लेते हैं। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर है जिसके गहरे साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन है। मार्केट एक धारा की तरह है जो कंसिस्टेंट मोशन में है। यह शुरू नहीं होता, रुकता नहीं या प्रतीक्षा नहीं करता। यहाँ तक कि जब मार्केट बंद होते हैं तब भी कीमतें मोशन में रहती है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि किसी भी दिन की शुरुआती कीमत पिछले दिन की समापन कीमत के समान ही होनी चाहिए। सोसाइटी में हम जो कुछ भी करते हैं वह हमें ऐसे बाउंड्री लेस एनवायरनमेंट में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए तैयार नहीं करता है। यहाँ तक कि गैम्बलिंग में भी ऐसी इनहेरेंट संरचनाएं होती है जो उन्हें ट्रेडिंग से बहुत अलग बनाती है और बहुत कम खतरनाक बनाती है। उदाहरण के लिए, यदि हम ब्लैक जैक खेलने का डिसीजन लेते हैं तो सबसे पहले हमें यह तय करना होगा कि हम कितना दांव लगाने जा रहे हैं या कितना रिस्क उठाने जा रहे हैं। यह एक ऐसा ऑप्शन है जिसे हमें खेल के रूल्स के अनुरूप चुनना होता है। यदि हम यह ऑप्शन नहीं चुनते हैं तो हम खेल नहीं पाएंगे। ट्रेडिंग में कोई भी आपको पहले से तय करने के लिए मजबूर नहीं करेगा कि आपका रिस्क क्या है। वास्तव में हमारे पास एक अनलिमिटेड एनवायरनमेंट है जहां वस्तुतः किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, और केवल लगातार जीतने वाले ही ट्रेड करने से पहले अपने रिस्क को डिफाइन करते हैं। बाकी सभी के लिए पहले से रिस्क को डिफाइन करना आपको इस वास्तविकता का सामना करने के लिए मजबूर करेगा कि प्रत्येक ट्रेड का एक संभावित रिजल्ट होता है, जिसका अर्थ है कि यह एक नुकसानदायक भी हो सकता है। लगातार हारने वाले लोग इस वास्तविकता को स्वीकार करने से बचने के लिए लगभग कुछ भी करते हैं कि चाहे कोई ट्रेड कितना भी अच्छा क्यों न लगे, यह नुकसानदेह हो सकता है। आउटर स्ट्रक्चर की उपस्थिति के बिना सामान्य ट्रेडर को अन्यथा सोचने के लिए मजबूर करने के लिए वह किसी भी संख्या में औचित्य, तर्क संगतता और उस तरह के विकृत तर्क के लिए अति संवेदनशील होता है जो उसे यह कॉन्फिडेंस दिलाते हुए ट्रेड में शामिल होने की अनुमति देगा कि यह नुकसानदायक नहीं हो सकता है, जो पहले से रिस्क को निर्धारित करना रिलेवेंट बनाता है। सभी गैम्बलिंग के खेलों में इवेंट्स के अनुक्रम के आधार पर शुरुआत, मध्य और अंत तय होते हैं जो खेल के रिजल्ट को निर्धारित करते हैं। एक बार जब आप तय कर लेते हैं कि आप भाग लेने जा रहे हैं, तो आप अपना माइंड नहीं बदल सकते। आप पूरी अवधि के लिए इसमें शामिल हैं। ट्रेडिंग के मामले में ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग में
कीमतें लगातार बदलती रहती है। जब तक आप तय नहीं कर लेते, तब तक कुछ भी शुरू नहीं होता। यह तब तक चलता है जब तक आप चाहते हैं, और यह तब तक समाप्त नहीं होता जब तक आप इसे खत्म नहीं करना चाहते। आपने जो भी प्लानिंग बनाई हो या जो करना चाहते हो, उसके बावजूद भी कई साइकोलॉजिकल फैक्टर काम कर सकते हैं, जिससे आप विचलित हो सकते हैं, अपना माइंड बदल सकते हैं, डर सकते हैं या अति आत्मविश्वासी हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में, आपको ऐसे तरीके से बिहेव करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, जो अनसर्टेन और अनअपेक्षित है। चूंकि गैम्बलिंग के खेलों का एक औपचारिक अंत होता है, इसलिए वे प्रतिभागी को एक एक्टिव हारने वाला बनने के लिए मजबूर करते हैं। यदि आप लगातार हार रहे हैं, तो आप कॉन्शियस डिसीजन लिए बिना हारते नहीं रह सकते। प्रत्येक खेल के अंत के साथ ही एक नया खेल शुरू हो जाता है, और आपको अपने बटुए से पैसे निकालकर या कुछ चिप्स को मेज के बीच में धकेलकर अपनी अधिक एसेट्स को रिस्क में डालना पड़ता है। ट्रेडिंग का कोई औपचारिक अंत नहीं होता। मार्केट आपको किसी ट्रेड से बाहर नहीं निकालेगा, जब तक आपके पास किसी ट्रेड को हमेशा अपने हित में समाप्त करने के लिए उचित मेंटल स्ट्रक्चर नहीं होगा। तब तक आप एक निष्क्रिय हारे हुए व्यक्ति बन सकते हैं। इसका मतलब है कि एक बार जब आप लॉस वाले ट्रेड में होते हैं, तो आपको लॉस में रहने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। आप बस पोजीशन को अनदेखा कर सकते हैं, और मार्केट आपकी सारी संपत्ति ले लेगा, और उससे भी ज्यादा। ट्रेडिंग के कई पैराडॉक्स में से एक यह है कि यह एक ही समय में गिफ्ट और अभिशाप प्रदान करता है। गिफ्ट यह है कि शायद हमारे जीवन में पहली बार हम जो कुछ भी करते हैं, उस पर हमारा पूरा कंट्रोल है। अभिशाप यह है कि हमारे बिहेवियर को गाइड या कंस्ट्रक्ट करने के लिए कोई आउटर रूल्स या बाउंड्रीज नहीं है। ट्रेडिंग एनवायरनमेंट की अनलिमिटेड विशेषताओं के लिए आवश्यक है कि हम कुछ हद तक संयम और सेल्फ कंट्रोल के साथ कार्य करें। कम से कम अगर हम कुछ हद तक कंसिस्टेंट सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे बिहेवियर को गाइड करने के लिए हमें जिस स्ट्रक्चर की आवश्यकता है, वह आपके माइंड में स्वतंत्र इच्छा के एक कॉन्शियस कार्य के रूप में उत्पन्न होनी चाहिए। यहीं से कई प्रॉब्लम शुरू होती है। प्रॉब्लम, रूल बनाने की इच्छा। मुझे अभी तक ट्रेडिंग में रुचि रखने वाला कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है जिसने रूल्स का एक सेट बनाने की परसेप्शन का विरोध न किया हो। प्रतिरोध हमेशा प्रत्यक्ष नहीं होता। इसके विपरीत यह आमतौर पर बहुत सूक्ष्म होता है। हम एक तरफ तो इस बात पर सहमत हैं कि रूल समझ में आते हैं, लेकिन हम वास्तव में जो कुछ भी सुझाया जा रहा है, उसे करने का कोई इरादा नहीं रखते। यह प्रतिरोध तीव्र हो सकता है, और इसका एक लॉजिकल सोर्स भी है। हमारे माइंड में अधिकांश स्ट्रक्चर हमें हमारे सोशल पालन पोषण के परिणाम स्वरूप और अन्य लोगों द्वारा किए गए विकल्पों के आधार पर दी गई है। दूसरे शब्दों में, यह हमारे माइंड में डाला गया था, लेकिन हमारे माइंड में उत्पन्न नहीं हुआ था। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। स्ट्रक्चर को स्थापित करने की प्रोसेस में हमारे अपने प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से हमारे अस्तित्व के नेचर के बारे में आगे बढ़ने, व्यक्त करने और सीखने के हमारे कई नेचुरल इम्पल्सेस को नकार दिया गया है। इनमें से कई अस्वीकृत इम्पल्सेस का भी समाधान नहीं किया गया, और वे अभी भी हमारे अंदर निराशा, क्रोध, अपराध बोध या यहाँ तक कि घृणा के रूप में मौजूद हैं। इन नेगेटिव इमोशंस का संचय हमारे मेंटल एनवायरनमेंट के अंदर एक पावर के रूप में कार्य करता है, जिससे हम किसी भी ऐसी चीज का विरोध करते हैं जो हमें अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी करने और होने की फ्रीडम से वंचित करती है। दूसरे शब्दों में, जिस कारण से हम सबसे पहले ट्रेडिंग की ओर अट्रैक्ट होते हैं, क्रिएटिव इम्प्रेशंस की अनलिमिटेड फ्रीडम, वही कारण है कि हम उन प्रकार के रूल्स और बाउंड्रीज को बनाने के लिए स्वाभाविक प्रतिरोध महसूस करते हैं, जो हमारे बिहेवियर को उचित रूप से गाइड कर सकते हैं। यह ऐसा है जैसे हमने एक स्वप्न लोक पा लिया है, जिसमें पूरी आजादी है, और फिर कोई हमारे कंधे पर हाथ रखकर कहता है, अरे, आपको रूल्स बनाने होंगे, और इतना ही नहीं, आपको उनका पालन करने के लिए डिसिप्लिन भी रखना होगा। नियमों की आवश्यकता पूरी तरह से समझ में आ सकती है,
लेकिन जब हम अपने जीवन के अधिकांश समय इन रूल्स से मुक्त होने की कोशिश करते हैं, तो इन रूल्स को बनाने के लिए प्रेरणा उत्पन्न करना मुश्किल हो सकता है। एक व्यवस्थित, कंसिस्टेंट और विवेकपूर्ण मनी मैनेजमेंट के दिशा निर्देशों को रिफ्लेक्ट करने वाली ट्रेडिंग व्यवस्था को स्थापित करने और उसका पालन करने के हमारे प्रतिरोध के सोर्स को तोड़ने के लिए आमतौर पर बहुत पेन है। अब मेरा यह मतलब नहीं है कि आपको एक सफल ट्रेडर बनने के लिए अपनी पिछली सभी कुंठाओं और निराशाओं को समेटना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है, और आपको निश्चित रूप से पीड़ित होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कई ट्रेडर्स के साथ काम किया है जिन्होंने कंसिस्टेंसी के अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया है और अस्वीकृत इम्पल्सेस के अपने बैकलॉग को समेटने के लिए कुछ भी नहीं किया है। हालांकि मेरा तात्पर्य यह है कि आप यह नहीं मान सकते कि आपको उस तरह की मेंटल स्ट्रक्चर बनाने में कितना प्रयास और ध्यान लगाना पड़ सकता है जो अस्वीकृत इम्पल्सेस के आपके स्किल्स को स्थापित करने की एबिलिटी पर पड़ने वाले नेगेटिव प्रभाव की भरपाई कर सकें, जो एक ट्रेडर के रूप में आपकी सफलता सुनिश्चित करेगा। प्रॉब्लम, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में विफलता। ट्रेडिंग को तत्काल रिजल्ट के साथ एक शुद्ध, बिना किसी बाधा के पर्सनल चॉइस के रूप में वर्णित किया जा सकता है। याद रखें, जब तक हम शुरू करने का फैसला नहीं करते, तब तक कुछ भी नहीं होता है। यह तब तक चलता है जब तक हम चाहते हैं, और जब तक हम इसे रोकने का फैसला नहीं करते, तब तक यह समाप्त नहीं होता है। ये सभी शुरुआत, मध्य और अंत उपलब्ध इन्फॉर्मेशन की हमारी इंटरप्रिटेशन और हम अपनी इंटरप्रिटेशन के अनुसार कैसे कार्य चुनते हैं, इसका रिजल्ट है। अब हम चुनाव करने की फ्रीडम चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम रिजल्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार करने के लिए तैयार और इच्छुक हैं। जो ट्रेडर अपनी इंटरप्रिटेशन और कार्यों के रिजल्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, वे खुद को दुविधा में पाएंगे। कोई ऐसी एक्टिविटी में कैसे भाग ले सकता है जो पूरी तरह से चुनाव की फ्रीडम देता है, और साथ ही अगर किसी के चॉइस का रिजल्ट अप्रत्याशित है और उसे पसंद नहीं है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से कैसे बचें? ट्रेडिंग की कठोर वास्तविकता यह है कि यदि आप कंसिस्टेंसी बनाना चाहते हैं, तो आपको इस आधार से शुरुआत करनी होगी कि रिजल्ट चाहे जो भी हो, आप पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल हैं। यह रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक ऐसा लेवल है जिसकी आकांक्षा बहुत कम लोग ट्रेडर बनने से पहले करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने का तरीका एक ऐसी ट्रेडिंग शैली अपनाना है जो सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए रैंडम हो। मैं रैंडम ट्रेडिंग को खराब तरीके से प्लानिंग किए हुए ट्रेड या ऐसे ट्रेड के रूप में डिफाइन करता हूं जो बिल्कुल भी योजनाबद्ध नहीं है। यह एक अनऑर्गेनाइज्ड पर्सपेक्टिव है जो मार्केट वेरिएबल के अनलिमिटेड सेट को ध्यान में रखता है, जो आपको यह पता लगाने की अनुमति नहीं देता है कि लगातार आधार पर क्या काम करता है और क्या नहीं। रैंडमनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रहित अनस्ट्रक्चर्ड फ्रीडम है। जब हम बिना किसी अच्छी तरह से डिफाइन प्लान और वेरिएबल के अनलिमिटेड सेट के साथ ट्रेडिंग करते हैं, तो उन ट्रेडों का श्रेय लेना बहुत आसान होता है जो आपकी पसंद के अनुसार होते हैं। साथ ही उन ट्रेडों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचना बहुत आसान है जो हमारे इच्छित तरीके से नहीं हुए। यदि मार्केट का बिहेवियर वास्तव में रैंडम होता, तो कंसिस्टेंसी बनाना मुश्किल होता। यदि कंसिस्टेंट होना असंभव है, तो हमें वास्तव में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आवश्यकता नहीं है। इस तर्क के साथ प्रॉब्लम यह है कि मार्केट्स का हमारा प्रत्यक्ष अनुभव हमें कुछ अलग बताता है। वही बिहेवियर पैटर्न खुद को बार बार प्रस्तुत करते हैं, भले ही प्रत्येक व्यक्तिगत पैटर्न का रिजल्ट रैंडम हो। पैटर्न की एक सीरीज का रिजल्ट कंसिस्टेंट होता है। यह एक पैराडॉक्स है, लेकिन एक अनुशासित, ऑर्गेनाइज्ड और कंसिस्टेंट पर्सपेक्टिव से इसे आसानी से हल किया जा सकता है। मैंने अनगिनत ट्रेडर्स के साथ काम किया है जो मार्केट एनालिसिस करने और अगले दिन के लिए ट्रेड की प्लानिंग बनाने में घंटों बिताते थे। फिर वे जो ट्रेड प्लान करते थे, उसे करने के बजाय वे कुछ और करते थे। वे जो ट्रेड करते थे, वे आमतौर पर दोस्तों के विचार या ब्रोकर्स से मिले सुझाव होते थे। मुझे शायद आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि वे ट्रेड जो उन्होंने ओरिजिनल रूप से प्लान किए थे,
लेकिन उन पर अमल नहीं किया, वे आमतौर पर दिन के सबसे बड़े विजेता होते थे। यह इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि हम कैसे अनस्ट्रक्चर्ड रैंडम ट्रेडिंग के प्रति सेंसिटिव हो जाते हैं, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना चाहते हैं। जब हम अपने विचारों पर काम करते हैं, तो हम अपनी क्रिएटिव एबिलिटी को दांव पर लगाते हैं और हमें तुरंत रिएक्शन मिलता है कि हमारे विचार कितने अच्छे से काम करते हैं। किसी भी असंतोषजनक रिजल्ट को रैशनल बनाना बहुत मुश्किल है। दूसरी ओर, जब हम एक प्लानिंग के साथ रैंडम ट्रेडिंग में एंट्री करते हैं, तो दोस्त या ब्रोकर को उनके बुरे विचारों के लिए दोषी ठहराकर रिस्पॉन्सिबिलिटी को टालना बहुत आसान होता है। ट्रेडिंग के नेचर के बारे में कुछ और भी है जो बेतरतीब ढंग से ट्रेडिंग के पक्ष में स्ट्रक्चर बनाने के साथ आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना आसान बनाता है। यह तथ्य है कि किसी भी ट्रेड में विजेता बनने की एबिलिटी होती है, यहाँ तक कि एक बड़ा विजेता भी। वह बड़ा विजयी ट्रेड आपके रास्ते में आ सकता है, चाहे आप एक महान एनालिस्ट हों या एक घटिया, चाहे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें या न लें। कंसिस्टेंट विनर बनने के लिए आवश्यक अनुशासित पर्सपेक्टिव बनाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, एक अनुशासनहीन रैंडम पर्सपेक्टिव के साथ ट्रेडिंग के पक्ष में इस तरह के मेंटल वर्क से बचना बहुत आसान है। प्रॉब्लम, रैंडम रिवार्ड्स की लत। बंदरों पर रैंडम रिवार्ड्स के साइकोलॉजिकल प्रभावों पर कई अध्ययन किए गए हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी बंदर को कोई कार्य करना सिखाते हैं और हर बार कार्य पूरा होने पर उसे लगातार पुरस्कृत करते हैं, तो बंदर जल्दी ही प्रयासों के साथ एक विशिष्ट रिजल्ट को जोड़ना सीख जाता है। यदि आप कार्य करने के लिए उसे पुरस्कृत करना बंद कर देते हैं, तो बहुत ही कम समय में बंदर कार्य करना बंद कर देगा। वह अपनी एनर्जी को किसी ऐसे काम में बर्बाद नहीं करेगा जिसके लिए उसे अब पता चल गया है कि उसे पुरस्कृत नहीं किया जाएगा। हालांकि यदि आप एक कंसिस्टेंट शेड्यूल के बजाय पूरी तरह से रैंडम शेड्यूल पर शुरू करते हैं, तो रिवार्ड से वंचित होने पर बंदर की प्रतिक्रिया बहुत अलग होती है। जब आप रिवार्ड देना बंद कर देते हैं, तो बंदर यह नहीं जान सकता कि उसे उस कार्य को करने के लिए फिर कभी पुरस्कृत किया जाएगा या नहीं। फिर कभी पुरस्कृत नहीं किया जाएगा। हर बार जब उसे अतीत में पुरस्कृत किया गया था, तो रिवार्ड एक आश्चर्य के रूप में आया था। परिणाम स्वरूप बंदर के पर्सपेक्टिव से कार्य करना छोड़ने का कोई कारण नहीं है। बंदर कार्य करना जारी रखता है, भले ही उसे इसके लिए पुरस्कृत न किया गया हो। कुछ अनसर्टेन टाइम तक जारी रहेंगे। मुझे यकीन नहीं है कि हम रैंडम रिवार्ड्स के आदी क्यों हो जाते हैं। अगर मुझे अनुमान लगाना हो, तो मैं कहूँगा कि इसका शायद हमारे ब्रेन में जारी होने वाले उत्साहवर्धक रसायनों से कुछ लेना देना है। जब हम अप्रत्याशित सुखद आश्चर्य का अनुभव करते हैं, यदि कोई रिवार्ड रैंडम है, तो हम कभी भी निश्चित रूप से नहीं जानते कि हमें यह कब और कैसे मिलेगा। इसलिए आश्चर्य की उस अद्भुत भावना को फिर से अनुभव करने की उम्मीद में एनर्जी और रिसोर्सेज को खर्च करना मुश्किल नहीं है। वास्तव में कई लोगों के लिए यह बहुत ही एडिक्टिव हो सकता है। दूसरी ओर, जब हम किसी विशेष रिजल्ट की उम्मीद करते हैं और वह नहीं आता है, तो हम निराश होते हैं और बुरा महसूस करते हैं। अगर हम इसे फिर से करते हैं और फिर निराशाजनक रिजल्ट पाते हैं, तो यह पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम ऐसा कुछ करते रहेंगे जिसके बारे में हमें पता है कि इससे हमें इमोशनल दर्द होगा। किसी भी एडिक्शन की प्रॉब्लम यह है कि यह हमें विकल्पहीनता की पोजीशन में छोड़ देती है। जिस हद तक एडिक्शन हमारी मेंटल पोजीशन पर हावी होती है, उसी हद तक हमारा ध्यान और प्रयास उस एडिक्शन के उद्देश्य को पूरा करने की ओर फोकस्ड रहेंगे। किसी भी समय अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए मौजूद अन्य पॉसिबिलिटीज या तो नज़रअंदाज कर दी जाती है या खारिज कर दी जाती है। हम एडिक्शन को संतुष्ट करने के अलावा किसी और तरीके से काम करने में खुद को शक्तिहीन महसूस करते हैं। रैंडम रिवार्ड्स की एडिक्शन ट्रेडर्स के लिए विशेष रूप से परेशानी वाली होती है, क्योंकि यह कंसिस्टेंसी पैदा करने वाली मेंटल स्ट्रक्चर बनाने के रेजिस्टेंस का एक सोर्स है। प्रॉब्लम, आउटर वर्सेज इंटरनल कंट्रोल।
हमारी परवरिश ने हमें एक सोशल एनवायरनमेंट में काम करने के लिए प्रोग्राम किया है, जिसका मतलब है कि हमने अपनी ज़रूरतों, इच्छाओं और चाहतों को पूरा करने के लिए कुछ खास सोच विचार की रणनीतियाँ सीखी है, जो सोशल इंटरैक्शन की ओर उन्मुख है। न केवल हमने उन ज़रूरतों, इच्छाओं और चाहतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना सीखा है, जिन्हें हम अपने दम पर पूरी तरह से पूरा नहीं कर सकते, बल्कि इस प्रोसेस में हमने यह सुनिश्चित करने के लिए कई सोशल रूप से आधारित कंट्रोल और हेरफेर करने वाली तकनीकें सीखी है कि दूसरे लोग उस तरीके से बिहेव करें जो हमारी इच्छा के अनुरूप हों। मार्केट एक सोशल एवेंडर की तरह लग सकती है, क्योंकि इसमें बहुत से लोग शामिल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आज के आधुनिक समाज में हमने बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना सीख लिया है, तो मार्केट का माहौल एक साइकोलॉजिकल वाइल्डनेस के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जहां वास्तव में हर आदमी या औरत अपने लिए है। न केवल हम अपने लिए कुछ भी करने के लिए मार्केट पर निर्भर नहीं हो सकते हैं, बल्कि मार्केट द्वारा किए जाने वाले किसी भी काम में हेर फेर या कंट्रोल करना बेहद मुश्किल है। अब अगर हम अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल और हेर फेर करना सीखकर अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं को पूरा करने में प्रभावी हो गए हैं, लेकिन अचानक खुद को ट्रेडर के रूप में एक ऐसे माहौल में पाते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण किसी भी चीज़ को नहीं जानता, परवाह नहीं करता या उस पर प्रतिक्रिया नहीं करता है, तो हम कहाँ पहुँचते हैं? अगर आपने कहा कि बिना चप्पू के नदी में डूब जाना सही है, कई सफल लोगों के ट्रेडिंग में बुरी तरह असफल होने का एक मुख्य कारण यह है कि उनकी सफलता आंशिक रूप से सोशल एनवायरनमेंट में हेरफेर करने और उसे कंट्रोल करने की उनकी बेहतर एबिलिटी के कारण है, ताकि वे जो चाहते हैं उस पर रिएक्ट कर सकें। कुछ हद तक हम सभी ने आउटर एनवायरनमेंट को अपने मेंटल एनवायरनमेंट के अनुरूप बनाने के लिए तकनीकें सीखी या डेवलप की हैं। प्रॉब्लम यह है कि इनमें से कोई भी टेक्निक मार्केट के साथ काम नहीं करती है। मार्केट कंट्रोल और हेरफेर का जवाब नहीं देती है। हालांकि हम मार्केट की इंफॉर्मेशन के बारे में अपनी परसेप्शन और इंटरप्रिटेशन, साथ ही साथ अपने स्वयं के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आसपास को कंट्रोल करने के बजाय, ताकि वे हमारे विचार के अनुरूप हों कि चीज़ें कैसी होनी चाहिए। हम खुद को कंट्रोल करना सीख सकते हैं, फिर हम इन्फॉर्मेशन को सबसे अधिक संभव ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं और अपने मेंटल एनवायरनमेंट को इस तरह से स्ट्रक्चर्ड कर सकते हैं कि हम हमेशा ऐसे तरीके से बिहेव करें जो हमारे अपने सर्वोत्तम हित में हो। धन्यवाद। हिंदी ऑडियो बुक .com। आपका दिन शुभ हो।